So in this video, we are going to learn about chapter 8 microbes in human welfare. Now, what are microbes? Microbes होते क्या हैं? माइक्रोब्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप पड़े लगेगा इनको देखने के लिए, ठीक है ना। सो दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज और बिसाइड प्लांट एंड एनिमल माइक्रोब्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा माइक्रोब जो है वो भी अर्थ का लाइफ के मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज किंगडम दैट इंक्लूड माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स कौन कौन से किंगडम में आते हैं? पहला जो किंगडम है जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और माइक्रोब्स जो हैं ये इन पांचों किंगडम के अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, यानी आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। देन कम्स प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये प्रोटोजोआ होते हैं, यूनिसेलुलर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक अमीबा हो गया, यूग्लिनिया हो गया, ये जो है ये प्रोटिस्टा की फैमिली के अंदर आते हैं, सॉरी प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। देन फंजाई। फंजाई के अंदर ईस्ट एंड मोल्ड, जितनी भी फंगस की वैरायटी होती है वो सब इस फंजाई के अंदर आती है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक मोल्ड हो जो कि ब्रेड के ऊपर लगती है या फिर मशरूम हो जो हम यूज़ करते हैं, वो भी फंगस के अंदर ही आता है। देन प्लांटी। प्लांट्स में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, प्लांट्स जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लाइक एल्गी। एल्गी इज माइक्रोस्कोपिक। देन एनिमेलिया। अब यहाँ पर आता है कि जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डस्ट माइट। डस्ट माइट जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ओके, नाउ वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड? कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। सॉइल में, वाटर, एयर, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एवरीवेयर दे आर फाउंड। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हॉट गीजर्स में, थर्मल वेंट्स, गर्म पानी के झरनों में, जहाँ पर वाटर जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गीजर के अंदर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, तो गीजर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। सॉइल के डीप इनसाइड, देन अंडर थिक लेयर ऑफ स्नो, बर्फ की थिक लेयर के अंदर भी दिस बैक्टीरियाज कैन सर्वाइव। देन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन दी हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। कुछ माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया और फंगस जो है ये ग्रो करती है इन लेबोरेटरीज। हम इन्हें लेबोरेटरीज में अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं, ग्रो करवाते हैं। वहाँ पर कैसे ग्रो करेंगी? ये ग्रो करेंगी न्यूट्रिटिव मीडियम में। न्यूट्रिशन चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, और ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ये हमें प्रोवाइड करना पड़ता है अगर हम इन बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं हमारे किसी पर्पस के लिए तो। और उसके अंदर क्या करते हैं? दे फॉर्म कॉलोनीज दैट आर विजिबल टू नेकेड आइज। जब बैक्टीरिया जो हैं आपस में मिलकर कॉलोनीज बना लेते हैं तब हम उन्हें अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। कॉलोनीज मतलब बहुत सारे, जब बैक्टीरिया का एक बंच बन जाता है, बहुत सा फ्लॉक्स बन जाता है, उसको हम कॉलोनीज कहते हैं। दिस कल्चर हेल्प साइंटिस्ट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो कॉलोनीज जो न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर ग्रो करता है, इसकी स्टडी से साइंटिस्ट जो हैं वो अपने जो रिसर्च वगैरह है उसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन अराइजेज इज, आर ऑल माइक्रोब्स हार्मफुल? क्या सारे माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं? नो, माइक्रोब्स बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ऑल्दो सम माइक्रोब्स कॉज डिसीजेस, मैनी माइक्रोब्स आर यूजफुल टू ह्यूमन। कुछ डिसीज भी कॉज करते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यूजफुल होते हैं। ये फूड बनाने में, ड्रिंक्स, मेडिसिन और न्यूट्रिशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अब एनसीईआरटी की बुक में पिक्चर बनी हुई है, ये जो फिगर 8.1 है इसके अंदर काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं। लाइक रॉड शेप होते हैं, ये जो सिर्फ पर्पल वाला शेप दिख रहा है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। देन स्फेरिकल शेप जो है कोकस, ठीक है। उसके बाद में रॉड शेप बैक्टीरिया शेयरिंग फ्लैजिला, ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसमें ये आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फ्लैजिला, ये मूवमेंट के लिए। तो बैक्टीरिया जो है दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड। सेम यहीं पर नेक्स्ट माइक्रोब्स की कैटेगरी में वायरस भी आते हैं, वायरॉइड्स भी आते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? अब ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट दिस इज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ये वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब आप देखिए कि एक बैक्टीरिया जो है वो कितना बड़ा होता है और ये बैक्टीरिया फॉज उसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। ये एडिनोवायरस है। देन दिस इज द रॉड शेप वायरस विच इज कॉल्ड एज टोबैको मोज़ेक वायरस।
जब बैक्टीरिया को हम न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कराते हैं तो वो कुछ इस तरीके से कॉलोनी शो करते हैं, और ये हम अपने नेकेड आई से देख लेते हैं। यानी ये जो एक कॉलोनी है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ओके, एंड दिस इज फंगल कॉलोनी, ठीक है ना, ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। जो कांच की प्लेट होती है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं उसको पेट्री डिश बोलते हैं, और ये फंगस जो हमने पेट्री डिश में ग्रो किया ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही है। नाउ नेक्स्ट कम्स द यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बहुत सारे चीज़ों के यूज़ में आता है। पहला जो यूज़ है माइक्रोस्कोप का वो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। घर में कई चीज़ों में माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। वी यूज़ माइक्रोब और देयर प्रोडक्ट एवरीडे ओपन विदाउट रियलाइजेशन। अब जो बायो पढ़ रहा है उसे तो पता है कि हम माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि माइक्रोब्स को हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लाइक पहला फॉर कर्ड फॉर्मेशन। अब तो सब एजुकेटेड है, रील्स वगैरह देख के सबको पता है कि भाई कर्ड जो है उसके अंदर माइक्रोब पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। पहले नहीं पता था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि ये हमारे बॉडी के लिए गट के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, तो ये इंडियन डाइट्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कर्ड, दही। कर्ड जो है ये मेड फ्रॉम मिल्क यूजिंग बैक्टीरिया। कैसे बनाते हैं कर्ड? मिल्क को यूज़ करके, दूध से दही बनता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया इसमें यूज़ होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जिसको जो कि हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। सो कर्ड किससे बनता है? मिल्क से। और जो बैक्टीरिया यूज़ होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। रोल क्या है इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का? ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये लैक्टिक एसिड का क्या काम होता है? ये क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड मिल्क को कोएगुलेट कर देता है प्रोटीन में। जो मिल्क का जो प्रोटीन है जिसको हम केसीन बोलते हैं, उस मिल्क के द मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड एज केसिन। तो ये जो मिल्क का केसीन प्रोटीन है इसको ये कोएगुलेट करता है, ठीक है ना, और फिर पार्शली डाइजेस्ट कर लेता है इस प्रोटीन को और वो कन्वर्ट कर देता है इनटू कर्ड। देन फॉर मेकिंग कर्ड, कैसे बनाएंगे हम कर्ड? कर्ड बनाने के लिए वी नीड अ इनोकुलम। अगर आपने कभी कर्ड बनाते हुए देखा हो या अगर आपने प्रोसेस आपने खुद भी बनाया होगा, तो दूध के अंदर उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लाकर हमें उसमें क्या करना होता है? एक छोटा सा इनोकुलम डालना होता है। इनोकुलम मतलब थोड़ा सा दही हमें दूध के अंदर मिलाना होता है एक प्रॉपर टेम्परेचर की। अगर आप बहुत ज़्यादा मिल्क गर्म होगा तब भी वो कर्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, और अगर बहुत कम टेम्परेचर होगा, दूध ठंडा होगा, तब भी कर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे, वार्म टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं? उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं। वो जो हम थोड़ा सा दही यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इनोकुलम या फिर स्टार्टर, ठीक है ना। इट कंटेन मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यानी अगर आप हाफ स्पून भी, हाफ से भी हाफ अगर हम करके उसमें डालते हैं मिल्क के अंदर, तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वार्म टेम्परेचर पे डालते हैं और उसके अंदर वो क्या करता है? वो मल्टीप्लाई करता है। कैसे मल्टीप्लाई करेगा? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिल्क के प्रोटीन को कोएगुलेट करेगा और उसको पार्शली डाइजेस्ट करके, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं कर्ड्स के? ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द मिल्क। अगर आप मिल्क लेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है, लेकिन अगर आप उसको कर्ड के फॉर्म में लेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंप्रूव हो जाती है। उसके अंदर विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है। इंडिया में जितनी भी वुमेन्स हैं 30+ में, दे आर ऑल डेफिशिएंट इन विटामिन B12। तो विटामिन B12 हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम दी कर्ड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आर स्टमक। अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये क्या करता है हमारे स्टमक में? जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, विटामिन B12 तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही में क्या करता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका यूज जो हमारे डेली लाइफ में है वो है फर्मेंटेड डो। फर्मेंटेड डो जैसे कि इडली या डोसा का जो बैटर हमारे घर में बनता है, या भटूरे का जो बैटर बनता है, डो यानी आटा। फर्मेंटेड मतलब उसको फर्मेंट करके बैक्टीरिया की मदद से हम क्या कर रहे हैं? उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज कर रहे हैं। तो जो फर्मेंटेशन होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। डो ऑफ इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। कौन करता है फर्मेंटेशन? बैक्टीरिया करेंगे। कैसे करेंगे? जब फर्मेंटेशन होता है, आपने देखा होगा कि जब जब भी कोई बैटर बनता है इडली का, डोसे का या ब्रेड का, तो जो बैटर होता है वो थोड़ा सा रात में उसको रख दिया जाता है ओवरनाइट के लिए। अगले दिन मॉर्निंग तक क्या होता है? वो डबल हो जाता है। दूसरा, अगर आप उसको हिला के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे एयर बबल्स होते हैं, या बहुत ज़्यादा ना फ्लफी सा होगा और बहुत ज़्यादा झाग सा होता है उसमें। तो ये जो फ्लफीनेस आती है इट इज़ ड्यू टू CO2 गैस। जो उसके अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से है। और डो जो है वो सॉफ्ट और पफेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आता कहाँ से है? नेचुरली प्रेजेंट।
आप उसमें बैक्टीरिया नहीं डाल रहे। अगर आप डो बना रहे हैं इडली का या फिर डोसे का, तब आप उसके अंदर, या फिर अगर आप भटूरे का बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कर्ड मिलाते हैं। कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। लेकिन इडली और डोसे के लिए आपको कोई बैक्टीरिया का उसमें स्टार्टर या इनोकुलम डालने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है राइस में, दाल में, एयर में प्रेजेंट होता है और यूटेंसिल में। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेड मेकिंग। जैसे कि मैंने बताया फर्मेंटेशन के थ्रू हम ब्रेड भी बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रेड का जो डो होता है वो फर्मेंट होता है, लेकिन किससे? ईस्ट से। अब यहाँ पे जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है वो किससे हो रही है? ईस्ट से। अभी तक किससे हो रहा था? बैक्टीरिया से। ईस्ट। अब जो ईस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है उसका नाम है सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेकरी के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है। ये ईस्ट CO2 प्रोड्यूस करता है जो ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है। ठीक है, इडली और डोसे के बैटर में बैक्टीरिया CO2 प्रोड्यूस कर रहा था जो उसको सॉफ्ट और फ्लफी बना रहा था। यहाँ पे ईस्ट जो यूज हुआ है सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसी, वो यूज हो रहा है, उसको हम बेकर्स ईस्ट कह रहे हैं। वो क्या कर रहा है? CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेड का डो है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन रहा है, और बाद में जो ब्रेड बनती है वो भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती है। देन ट्रेडिशनल ड्रिंक। अब जो बैक्टीरिया है वो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने के काम में भी आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है टॉडी। टॉडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, और ये फर्मेंटेटिक सैप ऑफ पाम ट्री, जो ताड़ के पेड़ होते हैं, पाम ट्री जो होता है उसके अंदर से सैप निकलता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो ट्री होता है ना, इस ट्री में छोटा सा होल करके यहाँ पर एक मटकी टाइप लगा देते हैं, तो धीरे धीरे उसमें से सैप जो है उसके अंदर आ जाता है। बाद में उसको वो कवर करके उसको छोड़ देते हैं। तो फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन के बाद में जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसके शुगर को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में। तो ये काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ठीक है, देन फर्मेंटेड फूड। बहुत सारे फर्मेंटेड फूड भी होते हैं जो माइक्रोब्स की मदद से बनाए जाते हैं, जैसे फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स। इनको फर्मेंट किया जाता है ताकि इनका टेस्ट, डाइजेस्टिबिलिटी और सेल्फ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड द फर्मेंटेड फूड दे आर वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ। हमारी बॉडी के लिए, हमारे गट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। न्यूट्रिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। B12 जो होता है वाइटामिन में बहुत रिच होते हैं, जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। देन नेक्स्ट इज चीज़। चीज़ जो है सबसे ओल्डेस्ट फूड है जो माइक्रोब्स की मदद से बनाया जाता है। इसमें डिफरेंट माइक्रोब्स जो हैं वो चीज़ को अलग अलग तरह का टेक्सचर देते हैं। ठीक है ना, जो उसको टेक्सचर, टेस्ट और फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों के लिए हम अलग अलग माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में स्विस चीज़। स्विस चीज़ जो होते हैं उसमें लार्ज होल होते हैं। ठीक है ना, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस होता है, और इसको जो बनाने वाला ऑर्गेनिक बैक्टीरिया उसका नाम है प्रोपेनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, तो पहला क्या है? स्विस चीज़, जिसके अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? प्रोपेनियम बैक्टीरियम शर्मानी। टॉम एंड जेरी देखा था, उसमें जो जेरी होता है जो चीज के पीछे वो भागता रहता है, वो जो चीज़ होती है वो स्विस चीज़ है जिसमें बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं। देन रॉकफोर्ड चीज़। रॉकफोर्ड चीज़ जो होता है ये स्पेसिफिक फंगस की वजह से प्रोड्यूस होता है, राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंगस, और ये इसको एक यूनिक फ्लेवर देता है। ओके, नेक्स्ट इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स इज इंडस्ट्रियल। पहले तो हमने यूज ऑफ माइक्रोब्स देखा हाउस होल्ड में। अब जो माइक्रोब्स का यूज है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मेड बाय माइक्रोब्स आर अल्कोहलिक बेवरेजेस, बेवरेजेस बनाने के काम में आता है। देन मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आता है। इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पे इनको प्रोड्यूस किया जाता है इन स्पेशल वेसल्स, जिसको हम फर्मेंटर्स बोलते हैं। बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, एक मीडियम क्लास का जो बेडरूम होता है छोटा, उसी साइज के बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिसके अंदर मास प्रोडक्शन किया जाता है इन चीज़ों का। तो फर्स्ट कम फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस के अंदर जो रोल है माइक्रोब्स का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट। ईस्ट जो है ये क्या करता है, एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन ईस्ट यूज होता है वो है सेक्रोमाइसी सेरेवाइसी। सेक्रोमाइसी सेरेवाइसी हमने पहले भी पढ़ा था, जो बेकर्स ईस्ट जिसको हमने कहा था जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ हो रहा था, वही सेक्रोमाइसिस सेरेवाइसिस अब यहाँ पे बेवरेज बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलेंगे। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीवर्स ईस्ट।
रॉ मटेरियल क्या चाहिए बेवरेजेस बनाने के लिए? या तो बेवरेजेस माल्टेड सीरियल से बनते हैं लाइक बार्ले वगैरह, या फिर दे आर मेड फ्रॉम द फ्रूट जूसेस। कैसे बनेंगे? ईस्ट जो है ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है शुगर को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, प्रोसेस होती है जिसमें ईस्ट क्या करेगा, जो शुगर है फ्रूट जूस के अंदर या फिर जो सीरियल्स है उसके अंदर की शुगर को वो कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, इस प्रोसेस को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये कैसे अकर होता है? इट अकर्स बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उनके थ्रू होगा ये। अब टाइप्स ऑफ एल्कोहल देखें, ड्रिंक तो दो तरह का होता है, एक विदाउट डिस्टिलेशन और एक होता है विद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की प्रोसेस के बिना जो ड्रिंक बनता है वो है वाइन और बियर, और जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस से होता है वो होता है विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या करता है, एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है बेवरेजेस के अंदर। तो ये जो होते हैं दे आर हाईली एल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन वाले ड्रिंक, और ये जो होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एल्कोहल का। देन नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, बायो मतलब लाइफ, यानी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो है एंटीबायोटिक, किसी का एंटी होना है ना। तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है, दे आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। क्या करते हैं, ये किल करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम कैसे यूज कर रहे हैं इनको, हम दूसरे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इनका यूज कर रहे हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है एंटीबायोटिक का? सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी थी एंटीबायोटिक की वो 20वीं सेंचुरी में हुई थी, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई थी। वाइडली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता था बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था इट वॉज पेनिसिलिन, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कैसे डिस्कवर हुआ था? बाय चांस, है ना, एक्सीडेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड। फ्लेमिंग जो था ही वॉज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहा था जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा कि अ मोल्ड ग्रोइंग ऑन एन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। कल्चरल प्लेट जो होती है ग्लास की प्लेट इस तरीके से, जिसके ऊपर वो अपना वर्क कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपना वर्क करने के बाद में इस प्लेट को यूं ही छोड़ दी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इस प्लेट के ऊपर कुछ अनवांटेड कुछ ग्रोथ हुई है। ठीक है, और ये जो मोल्ड है, ये जो अनवांटेड ग्रोथ है, ये क्या करती है, ये केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है ना, तो व्हाट इट हिम अ मोल्ड ग्रोइंग ऑन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। अनवॉश्ड कल्चरल प्लेट के ऊपर उन्होंने एक मोल्ड का ग्रोथ देखा। ठीक है ना, एंड बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो अराउंड दैट मोल्ड। और उन्होंने देखा कि ये जो ग्रोथ है इसके चारों तरफ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रही है, यानी ये चारों तरफ की प्लेट जो है वो इसके चारों तरफ ये खाली है। ठीक है ना, यानी सपोज कि दिस इज द कल्चरल प्लेट, उन्होंने धोई नहीं, यूं ही छोड़ दी, और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसा कुछ है जिसके चारों तरफ कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, बाकी उसके आसपास ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, जब उन्होंने इसको देखा तो इन्होंने पाया कि इट वॉज अ मोल्ड, मोल्ड यानी फंगस, जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, और इसके बेस पे उन्होंने बैक्टीरिया का नाम लिखा पेनिसिलिन। ओके, देन इसी एंटीबायोटिक को फर्दर डेवलप किया अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने। इन्होंने प्रूव किया कि पेनिसिलिन जो है वो एक इफेक्टिव मेडिसिन है, यानी जिस बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस कोकस पे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर, उस बैक्टीरिया के ऊपर उस बैक्टीरिया को ये जो पेनिसिलिन नोटेटम था ये ग्रो नहीं करने दे रहा था, यानी ये उस बैक्टीरिया को किल कर दे रहा था। ठीक है ना, और इस बात को अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने इसको बताया कि एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो इस तरह की कई बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, और फिर जो पेनिसिलिन था इट वाज वाइडली यूज्ड टू ट्रीट सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 में इस पेनिसिलिन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, जिसके लिए इनको फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला इन द ईयर 1945 में। अदर एंटीबायोटिक और उनके सोर्सेज में पेनिसिलिन के बाद कई सारे ऐसे एंटीबायोटिक जो थे उसको डेवलप करना, उन्होंने डिस्कवर करना शुरू किया। कुछ एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में। पहला एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपको जब कोल्ड होता है, फीवर होता है, आप कई सारी एंटीबायोटिक खाते हैं। अगर अब सर्दियों के टाइम पे जो थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें हम एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन खाते हैं।
ये सारी वही एंटीबायोटिक है जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर रही है। तो पहली एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से डेवलप होता है, इसी से ये माइक्रोब से ये बनी हुई है। देन टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से, एरिथ्रोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से, क्लोरामफेनिकॉल ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से। इनसे ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की गई है। एंटीबायोटिक का इंपॉर्टेंस क्या है? ये ट्रीट डेडली डिसीजेस, बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जिनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ होता है, लाइक प्लेग, वूफिंग कफ जिसको खाली खांसी भी कहते हैं, डिप्थेरिया, गलघोटू एंड लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। ओके, अर्लियर दिस डिसीज किल्ड मिलियंस। पहले क्या होता था, इन डिसीजेस की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब क्या है, इन एंटीबायोटिक्स की वजह से हमें डिसीज को क्योर कर सकते हैं ईजिली। Next, chemical enzymes and other bioactive molecules. Now, microbes are also used in producing many useful chemicals, enzymes and bioactive molecules. इसमें पहला आता है ऑर्गेनिक एसिड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारे घर पे यूज़ करते हैं, वो सारे कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, ये एस्परजिलस नाइजस जो कि एक फंगस है उससे डेवलप किया गया है। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी जो कि एक बैक्टीरिया है। जब घर में अचार डलता है तो उसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, तो ये भी हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। देन ब्यूटारिक एसिड, ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से डेवलप किया गया है, बनाया गया है। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टोएसिड बैक्टीरिया दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। देन नेक्स्ट इज एल्कोहल प्रोडक्शन। हमने बेवरेज प्रोडक्शन पहले भी पढ़ा है। तो इथेनॉल ये कमर्शियली यूज़ होता है बाय ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सेरावाइसिस, जिसको हम रिवर्स ईस्ट भी कहते हैं। एंजाइम प्रोडक्शन में यूज़ होता है। एंजाइम के अंदर पहला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो कि डिटर्जेंट में यूज़ होता है, ये क्या करता है? ये ऑयली स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करता है। जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं उसमें ये एंजाइम होता है लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम ही जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें जो ऑयली स्टेन जो होता है, जो गंदगी होती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। देन सेकेंड एंजाइम इज पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये क्लैरिफाई बॉटल फ्रूट जूस, जो मार्केट के जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से जूस जो है वो क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू आवर हाउस जूसेस। ठीक है ना, जो हम घर में बनाते हैं उसके कंपैरिजन में ये जूसेस जो होते हैं दे आर मोर क्लियर, सुंदर दिखते हैं, है ना। और घर के जो जूस जो होते हैं वो थोड़े से अपीयरेंस में डिफरेंट होते हैं। देन थर्ड इज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से डेवलप किया गया है और ये यूज एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर मतलब जो हार्ट अटैक के टाइम पे पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो क्लॉट थक्का जम जाता है, उस थक्की को रिमूव कर, उस क्लॉट को रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इट एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर इन दी पेशेंट विच आर अबाउट टू हैव हार्ट अटैक। ठीक है। देन कुछ अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पहला आता है साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये फंगस से बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या करता है? ये यूज एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट एंड हेल्प प्रिवेंट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। अब ये जो जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, लाइक अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट किया है या लिवर ट्रांसप्लांट किया है, तो उनको ये ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। ये ड्रग क्या करता है? उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है, यानी जो उनका इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव होने नहीं देता, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई, हमारी बॉडी जो है बहुत स्मार्ट है, वो बाहर के ऑर्गन को या बाहर की किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है। और आइडेंटिफाई करने के बाद में वो उसके लिए क्या करती है? सेल प्रोड्यूस करती है जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग क्या करते हैं? ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखते हैं ताकि वो खुद की इनर ऑर्गन्स और जो बाहर से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें आइडेंटिफाई ना कर सके। ठीक है। और जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट ना हो, प्रॉपर फंक्शन कर सके। देन नेक्स्ट इज स्टाटिन। स्टाटिन जो होता है इट इज प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरस। ये भी ईस्ट से प्रोड्यूस हो रहा है। ईस्ट का क्या नाम है? मोनास्कस परप्यूरस। ये क्या करता है? इट लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए दी जाती है ये मेडिसिन। और ये इनिबिट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंजाइम। कैसे कम करेगा ये? वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है उसको इनिबिट करती है, यानी उसकी ग्रोथ को ये स्टॉप करती है। देन नेक्स्ट वी हैव द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूजफुल होते हैं। सीवेज क्या होता है? वेस्ट वाटर फ्रॉम आवर सिटीज़ एंड टाउन। हमारे सिटीज़ में से, हमारे टाउन में से, हमारे घरों में से
काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए जो ट्रीट होता है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नाउ इट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा। इस वेस्ट वाटर में क्या होता है सीवेज में? ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, देन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी होते हैं। सीवेज कैन नॉट बी रिलीज डायरेक्टली इनटू रिवर। सीवेज को हम डायरेक्टली रिवर में अगर हम डालेंगे तो रिवर जो है वो पोल्यूट होगी और जो रिवर की लाइफ जो है, वहाँ के जो बायोटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब्ड होंगे। तो रिवर में ट्रांसफर करने से पहले दे नीड टू बी ट्रीटेड। तो ट्रीट कहाँ पर होंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में दो मेन स्टेज होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल मतलब जहाँ पर आप फिजिकली चीज़ों को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? रिमूव लार्ज एंड स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। अब जो भी वेस्ट है उसके अंदर से, नालों में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बड़े छोटे, उनको रिमूव कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इन फिजिकल ट्रीटमेंट और प्राइमरी। क्या करते हैं, कैसे करेंगे हम? पहला करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? फिल्टर्स यानी छन्ना लगा हुआ होता है, जहाँ पर भी सीवेज फ्लो कर रहा है वहाँ पर एंड में ट्रीटमेंट प्लांट के पहले ही, जिससे जो फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो उसमें तैरने वाला जो बड़ा कचरा है, वो वहीं पर रुक जाए। मैश होता है, जाली सी होती है। सपोज अगर यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो यहाँ पर ये मैश लगा देते हैं इस तरीके से, जाली होती है, और इस जाली के अंदर क्या होता है, जो भी मोटा मोटा बड़ा डेब्रिस जो कचरा होता है वो यहीं पर आकर अटक जाता है। तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। सेकेंड जो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है? इसके अंदर द रिमूव ग्रिट, सैंड एंड पेबल्स। जो बाकी जो कचरा बनता है, जो भी कीचड़ वगैरह, मिट्टी, पेबल्स, पत्थर वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ जब मोटा मोटा छन गया उसके बाद में वो क्या करते हैं, आगे चल के सेटल्ड हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। रिजल्ट क्या आएगा? जो सेटल सॉलिड है उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। यानी अब यहाँ पर ये जो सॉलिड सेटल हो गया है, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। और जो रिमेनिंग लिक्विड, और यहाँ पर ये जो लिक्विड बचा है ऊपर की तरफ, उसको हम कहेंगे एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट गोज टू सेकेंड ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्स्ट फिजिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? हमने फिजिकली जो मोटा मोटा बड़ा कचरा है उसको रिमूव किया, जिसके अंदर फ्लोटिंग डेब्रिस आते हैं जो उसमें तैर रहे होते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? बाय द यूज ऑफ वायर मैश। वायर मैश लगा देंगे। वायर मैश से क्या होगा, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है वो वहीं पर ही अटक जाएगा, और आगे जो हमारा वेस्ट है वो क्या जाएगा, दूसरे प्लांट के अंदर जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। उस प्लांट के अंदर जो ग्रेट सैंड वगैरह है वो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। और जो पानी जो है वो ऊपर बचेगा, विच इज कॉल्ड एज एफ्लुएंट। नाउ दिस विल गो टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा? एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू द एरेशन टैंक। अब ये जो हमारा एफ्लुएंट है ये कहाँ जा रहा है? एरेशन टैंक में। जैसे कि इसका नाम है एरेशन टैंक, मतलब इस टैंक में क्या प्रेजेंट होगा? एयर। ठीक है ना, तो इसमें एयर पंप की जाएगी और सीवेज इज स्टर्ड। हवा डाल के, एयर डाल के उसको कंटिन्यूसली स्टर्ड यानी मिलाया जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, इस टैंक के अंदर एक स्टरर लगा होता है इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ पे मोटर होती है, तो स्टरर जो होता है उसको कंटिन्यूसली मिक्स करता रहता है, जिसकी वजह से एयर जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट हो सके। एरोबिक माइक्रोब ग्रो एंड फॉर्म फ्लॉक। अब एयर है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे कौन सा माइक्रोब ग्रो करेगा? एरोबिक। ये एरोबिक माइक्रोब जो है इसमें ग्रो करेगा और क्या बना लेगा? फ्लॉक। फ्लॉक क्या होते हैं? क्लम्प्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। बैक्टीरिया और फंगल का क्लम्प, यानी इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों साथ में ग्रो करना शुरू कर जाएंगे और फ्लॉक थक्का सा जमा लेंगे, जिसको हम कहेंगे फ्लॉक्स। ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? ये इसके अंदर का सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेंगे। हमने क्या देखा था कि जो वेस्ट होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं। तो फ्लोटिंग डेब्रिस हमने पहले ही रोक दिया। उसके बाद में अब ये जो हमारा एफ्लुएंट है, इसके अंदर क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये बैक्टीरिया जो है ये कंज्यूम कर लेंगे, और कंज्यूम करने के बाद में ये क्या करेंगे, ये BOD रिड्यूस करेंगे। BOD क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बैक्टीरिया हैं उनको इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, जब सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लेंगे तो अपने आप जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगी। सो व्हाट इज BOD? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑक्सीजन बैक्टीरिया को चाहिए इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज, इसको कंज्यूम यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगर बीओडी ज़्यादा है दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा है उसके अंदर, और बैक्टीरिया भी ज़्यादा है। लेकिन जब ऑर्गेनिक बीओडी कम होता है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है और जो वाटर है वो अब कम पोल्यूशन है। ठीक है, हायर बीओडी मीन्स मोर पोल्यूशन। ओके,